हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा फर्स्ट थ्योरी टॉपिक है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस। आपको लिटिल बिट आइडिया है, क्लास के अंदर दो टाइप के मेंबर्स होते हैं। एक होता है डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स, और मेंबर फंक्शंस यानी इटसेल्फ फंक्शंस जो क्लास के अंदर हम यूज करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम मेंबर फंक्शन हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। आपको ऑलरेडी उप के प्रोग्राम लिखने आते हैं तो ये टॉपिक समझना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। देखो गाइस, कुछ पॉइंट लिखने हैं। फंक्शन मेंबर्स कैन बी डिफाइंड इन 2 प्लेसेस। हम दो जगह पे फंक्शंस को, मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब इनसाइड द क्लास डेफिनेशन यानी जहां पे हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, करली ब्रैकेट बनाते हैं और सबसे लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं सेमीकोलन देके, तो उसके अंदर ही हम डिफाइन उसे कर सकते हैं। दैट्स इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। और दूसरा है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी कि जो करली ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया है उसके बाहर, मतलब कि क्लास के बाहर। तो दो जगह पे हम मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। बट इनमें एक कॉमन सी बात होती है, फंक्शन बॉडी इज आइडेंटिकल इन द बोथ द केसेस, यानी कि उसके अंदर जो कोडिंग लिखने वाले हैं हम उसे ही हम फंक्शन बॉडी बोलते हैं, वो सेम रहती है। ओनली फंक्शन हेडर इज अ चेंज। जो ऊपर जो उसका हेडर लिखते हैं ना, वॉइड लिखते हैं, कभी इंटीजर लिखते हैं, साथ ही साथ में फंक्शन के नाम लिखते हैं, वही थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम होने वाला है। तो पहली प्लेस देखते हैं, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है गाइस? देखो, आपको सिंटैक्स लिखना है, एक दो छोटे से पॉइंट लिखने हैं और एग्जाम्पल देना है, और इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। तो सिंटैक्स देखने से पहले क्यों ना एग्जाम्पल देखा जाए। सबसे पहले हमने लिखा एक क्लास नंबर, और देखो मैंने करली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन किया है। ये करली ब्रैकेट ओपन किया है मतलब मैं क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। और आपको पता ही है, पहला सेक्शन प्राइवेट होता है, उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और पब्लिक में मैंने यहाँ पे पहला मेंबर फंक्शन लिखा है। तो आप देख सकते हैं मैंने वॉइड गेट डेटा लिखा है, और कोई यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। सेमीकोलन दूंगा तो वो डिक्लेरेशन हो जाएगा, हमें डिफाइन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लिखा है। और इसके अंदर आप कोडिंग लिख सकते हैं, तो मैंने कोडिंग लिख दी और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अंदर जो लिखा है मैंने वही फंक्शन बॉडी है, और जो वाइड गेट डेटा लिखा है दैट्स अ फंक्शन हेडर। यहीं पे डिफरेंस होता है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये फंक्शन कहां पे डिफाइन किया है, जहां पे हमारा क्लास डिफाइन हो रहा है उसी के अंदर इसको मैंने डिफाइन किया है। ओके, वैसा ही आप दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने डिस्प्ले फंक्शन लिखा है, करली ब्रैकेट ओपन किया, उसकी कोडिंग लिखी एंड करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद अगेन करली ब्रैकेट क्लोज किया है। बट ये करली ब्रैकेट किसका है गाइस? इस क्लास का ये करली ब्रैकेट है, और आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो देखो, जहां इसके जो मेंबर्स थे आप देख सकते हैं, एक डेटा मेंबर है जो ए नाम का है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और दो यहाँ पे फंक्शन है, एक गेट डेटा और डिस्प्ले। उन्हें कहां पे डिफाइन किया गया है? इनसाइड द क्लास डिफाइन किया गया है। तो बस गाइस इतना ही, ये एग्जांपल है, इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। अब रही बात आपको सिंटैक्स लिखना है, तो सिंटैक्स किस चीज का लिखना है? बस इस फंक्शन का हमें सिंटैक्स बताना है कि इसे कैसे लिखा जाता है। तो इसका हम जनरल फॉर्म मतलब ही सिंटैक्स देखते हैं। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, जो फंक्शन होता है उसका रिटर्न डेटा टाइप होता है। जैसे कि यहाँ पे वॉइड है, तो वॉइड क्या है? रिटर्न डेटा टाइप है। व्हाट अबाउट गेट डेटा? इट्स अ फंक्शन नेम, और इसके अंदर आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है तो वो होंगे, तो वो लिखना है आपको। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो बस इतना ही हमारा इसका ये हेडर है। तो ये जो लिखा है मैंने दैट्स अ फंक्शन हेडर का सिंटैक्स। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन करना है, फंक्शन बॉडी मतलब इसके अंदर की कोडिंग, और इसे क्लोज कर देना है। और ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म फंक्शन को डिफाइन करने का। ओके, अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा सिंटैक्स लिखना है तो क्लास के अंदर ये है, तो आप ये वाला जो सिंटैक्स लिखा है ये क्लास के अंदर भी आप बता सकते हैं, बट मेरा फोकस जस्ट इसके ऊपर था। ओके गाइस, तो क्लास के अंदर कौन से फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं? छोटे मोटे फंक्शन का, स्मॉल फंक्शन जिसमें रीडिंग एंड डिस्प्ले इतना छोटा मोटा टास्क है, वही हम कर सकते हैं। इसके पहले हम कुछ प्रोग्राम किए थे गाइस, आपको पता है, व्हाइल के या फॉर लूप के। तो जब मैं उसको इनसाइड द क्लास उस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा था जिसमें व्हाइल और फॉर की कोडिंग थी, और कंपाइलर वार्निंग दे रहा था कि ये इनलाइन फंक्शन नहीं एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो। बस गाइज इसके बारे में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। अ फंक्शन मेंबर कैन डिफाइन इनसाइड द क्लास, और कौन से? नॉर्मली स्मॉल फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, एंड दीज फंक्शन आर ट्रीटेड एज अ इनलाइन फंक्शन। जो क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं उन्हें इनलाइन ट्रीट किया जाता है। अब इनलाइन का मतलब क्या होता है? देखो गाइज, यहाँ पे दो चीजें डिफाइन हो रही हैं, एक क्लास भी डिफाइन हो रहा है और साथ ही साथ में फंक्शन भी डिफाइन हो रहे हैं। तो देखो, कंप्यूटर में
में आप जो भी कोडिंग लिखते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उसको एक मेमोरी अलोकेटेड होती है कंप्यूटर में। तो जहां पे क्लास को मेमोरी अलोकेट हो रही है, बिल्कुल उसके नीचे ही यानी उसके लाइन में ही इन फंक्शन को भी मेमोरी अलोकेटेड होने वाली है, इसलिए इनको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। ओके गाइस, तो ऐसे बस आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। स्क्रीन के ऊपर जितना भी आपको दिख रहा है ऐसा लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्पेशली सिंटैक्स के ऊपर और इस एग्जाम्पल के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, बट आपको पॉइंट्स भी लिखना है। ओके गाइस, तो ये था हमारा पहला प्लेस जहां पे हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड प्लेस की तरफ। दूसरी प्लेस है आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन यानी क्लास के बाहर। क्लास को भी हम डिफाइन करते हैं ना करली ब्रैकेट के अंदर, उसके बाहर उसे डिफाइन करना। अब कौन से फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं गाइस? जो क्लास के अंदर यानी इनसाइड जो डिफाइन नहीं है उसे तो आपको बाहर क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही आपको पहला पॉइंट लिखना है। मेंबर फंक्शन विच आर नॉट डिफाइन और डिक्लेयर इनसाइड द क्लास हैव टू बी डिफाइंड सेपरेटली आउटसाइड द क्लास। बस इतना छोटा सा यहाँ पहला पॉइंट आपको लिखना है। और पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो, क्लास नंबर लिखा है मैंने, उसमें प्राइवेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और पब्लिक में अब देखो void गेट डेटा एंड void डिस्प्ले मैंने सिर्फ डिक्लेयर किए हैं गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए हैं। ये है इसी क्लास के मेंबर, बस डिफाइन नहीं है। तो देखो, ये है क्लास डेफिनेशन इस करली ब्रैकेट से लेकर इस करली ब्रैकेट तक। तो इसे आपको बाहर डिफाइन करना है। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी जब हम प्रोग्राम पढ़ रहे थे तब हमने देखा है। देखो गाइस, हेडर ऐसा होता है, एक्चुअली void गेट डेटा ही है, बट ये घर के बाहर निकला है, क्लास के बाहर निकला है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो ये नंबर नाम के क्लास से बिलोंग करता है। और बस इनके बीच में आपको क्या लगाना है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। ये मेंबरशिप लेबल है, ये बताता है कि ये गेट डेटा कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो, क्लास यही तक लिमिटेड है और क्लास के बाहर दूसरा वर्ल्ड है गाइस, उसमें मेन है, दूसरे फंक्शंस है। तो सेम दिखने वाले भी तो फंक्शन हो सकते हैं ना। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि गेट डेटा नाम का फंक्शन बस नंबर नाम के क्लास में हो, और एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास भी हो सकते हैं और उस क्लास में भी गेट डेटा नाम का फंक्शन हो सकता है। इवन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है जिसका नाम गेट डेटा हो। तो हमें तो श्योर होना है ना, यानी कंपाइलर को हमें श्योर करना है कि ये गेट डेटा किससे बिलोंग करता है। तो ये मेंबरशिप लेबल से आपको पता चलता है कि जो गेट डेटा क्लास के बाहर आया है वो नंबर से बिलोंग करता है। उसके बाद बस आपको कोडिंग लिखनी है, यानी कि फंक्शन ऑफ बॉडी है ये हमारी, और ये सेम रहती है जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में थी, यहां पे भी सेम है, जस्ट हेडर लाइन चेंज होती है। ओके, तो मैंने पहले गेट डेटा को डिफाइन किया बाहर, सेम आप ऐसे डिस्प्ले को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसकी जो भी कोडिंग होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। बचा हुआ 1 मार्क आपको सिंटैक्स के ऊपर कमाना है और एक लिटिल बिट थोड़े से पॉइंट आपको लिखने हैं। देखो, जनरल फॉर्म इसका रिटर्न डेटा टाइप, देख सकते हैं मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, void हमारा रिटर्न डेटा टाइप है। इसके बाद व्हाट अबाउट नंबर, ये कहां से लिया मैंने? जो क्लास का नाम है ना वो, तो क्लास का नाम लिखना है। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, और ये क्या लिखा है? गेट डेटा इट्स अ फंक्शन नेम। ओके, और उसके बाद आर्गुमेंट होंगे तो हम लिखते थे, नहीं है तो नहीं लिखे, बट आर्गुमेंट आपको वहां पे बताना है। और फंक्शन ऑफ बॉडी वो तो सेम ही रहता है, कहीं पे भी कोडिंग आप कुछ भी लिखो तो बस ऐसा कुछ लिखना है। इसके ऊपर आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। लिटिल बिट थोड़े से पॉइंट आपको यहाँ पे बताने हैं, जैसे कि क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है इज अ मेंबरशिप लेबल। ये मेंबरशिप लेबल है, इसे मैंने किससे कंपेयर करके बताया था गाइज? आपके सरनेम से, फैमिली नेम से। जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ हमारा सरनेम भी आता है। तो वैसे ये क्लास का नाम मतलब हमारा रियल लाइफ का सरनेम है। तो ये आप लोग हैं, आपके सामने आपका सरनेम लिखा है, मतलब किसी को पता चलेगा ना कि ये पर्सन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। दैट्स इट गाइज। उसके बाद इससे क्या होता है? इट टेल्स कंपाइलर दैट द फंक्शन बिलोंग टू द क्लास। जो आपने क्लास का नाम लिखा है उसी क्लास से वो बिलोंग करता है, ऐसा हमें पता चलता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास, एक से ज्यादा फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन रह सकते हैं। उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए इसके अंदर डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं, वो उसी की प्रॉपर्टी है, उसमें कोई डाउट नहीं। बट जब बाहर निकलता है ना तो हमें बताना पड़ता है। इसके बाद ये सिंबल का नाम क्या है? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये आपको बताना है। और इसके बाद स्कोप ऑफ द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड द क्लास नेम स्पेसिफाइड इन द हेडर लाइन, यानी कि इसका स्कोप यानी कि इसकी लिमिटेशन कहां तक है गाइस? इसी क्लास के लिए वो लिमिटेड है, ऐसा वो रिस्ट्रिक्शन यहां से पता चलता है। बस दैट्स इट, इतना लिखोगे आपको तो आपको अगेन हाफ मार्क मिल जाएगा। और ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, ये पूरा लिखने के ऊपर 2 मार्क और पहले के इसके ऊपर 2 मार्क, और हो गए आपके 4 मार्क्स। अब देखो, जब आप बाहर डिफाइन
डिफाइन करते तो उससे होता क्या है, अगेन यहाँ पे कितनी सारी डेफिनेशन है, क्लास की डेफिनेशन है और दो फंक्शन की डेफिनेशन है गाइस। तो ये जो क्लास जब डिफाइन होता है तो मेमोरी कुछ ना कुछ तो अलोकेट होती होंगी ना। तो जब हम बाहर डिफाइन करते हैं तो क्लास को अलोकेटेड होने वाली मेमोरी किसी और जगह पे है और फंक्शन को अलोकेटेड की हुई मेमोरी किसी और जगह पे है। इसी का मतलब वो एक लाइन में नहीं है और इसका डिसएडवांटेजेस ये हो सकता है जब प्रोग्राम रन होगा तो थोड़ा सा लैग कर सकता है। अब ये छोटे मोटे प्रोग्राम में उतनी लैगिंग कहां से होंगी गाइस, बट बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हो सकता है कि कोडिंग इधर उधर होने के वजह से लैगिंग हो सकती है, थोड़ा सा स्लो वो प्रोग्राम रन हो सकता है। बट हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि जो बाहर वाले फंक्शन है उनको सेम जगह पे जगह मिले, मतलब उनके नीचे ही जगह मिले जहां पे हमारा क्लास डिफाइन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस इसके सामने आपको इनलाइन ये क्वालिफायर लगाना है। आप चाहे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि द फंक्शन विच आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास definition can be made inline by using the qualifier inline in the header line of the function definition। just इसके सामने आपको inline लगाना है। इससे होगा क्या गाइस, क्लास को जो लोकेशन मिल रही है बिल्कुल उसके नीचे ही इन फंक्शन को भी जगह मिल जाएंगे, जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। इतना ही इसका थोड़ा सा एम है। तो देखो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि void नंबर गेट डेटा लिखा है ना गाइस, उसके सामने जस्ट मैंने क्या लिखा है, इनलाइन लिखा है। आप चाहे तो ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन का नाम है मेमोरी अलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स। ओके गाइस, और ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है और ऑलरेडी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके इसके पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको तो पता ही है, हर कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन क्यों ना हो C++ का, उसमें आपको एग्जाम्पल देना ही है। वहां पे बोला नहीं जाता एग्जाम्पल दो करके, बट आपको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेक करने वाले के ऊपर। देखो गाइस, मैंने यहाँ पे क्लास नंबर लिया है और एज यूजुअल मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आपको पता है दूसरा सेक्शन हमारा पब्लिक हो, उसमें हम जनरली फंक्शन डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। देखो इस बार मैंने गेट डेटा नाम का फंक्शन लिखा है, रिटर्न डेटा टाइप कुछ नहीं रखा है, बट इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट लिखा है इंटीजर x। इसका मीनिंग समझते हो ना कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एक वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है और वो वैल्यू बाहर से आने वाली है। जनरली वो मेन से वगैरह आ सकती है। देखो जो भी वैल्यू आएंगी वो कहां पे स्टोर होंगी, a में स्टोर होंगी। x में जो सेंड करेगा वो x में स्टोर होंगी और देन x की वैल्यू a में स्टोर होंगी। दैट्स इट। और दूसरा फंक्शन बना देता हूं और डिफाइन भी कर देता हूं और जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है, सेंड की है, वो यहाँ पे जाके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्लास। दैट्स इट। इतना छोटा सा हमारा यहाँ पे क्लास है। किसी ने पूछा ये क्लास क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि एक वैल्यू रीड करता है और उसे डिस्प्ले करता है। दैट्स इट। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। तो आपको पता है रन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मेन की जरूरत पड़ती है। और क्लास के मेंबर्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं और यही हमारा टॉपिक है, मेमोरी अलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स को कैसी मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अब मैं पहले फंक्शन को कॉल करता हूं, जैसे देख सकते हैं आप n1.getData और ब्रैकेट में लिखा है 10। ओके, आप बोलेंगे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, यूजर से तो वैल्यू मांगी नहीं गई है। आप डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं, चाहे तो यूजर से भी मांग सकते हैं। टाइम बिंग मैंने यहां से वैल्यू भेज दी, तो पता है ये वैल्यू कहां पे जाती है, पता है गाइस, x में जाती है और देन वो वैल्यू x की वैल्यू a में जाके स्टोर हो जाती है। इतना सिंपल सा हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। और उसके बाद मैंने n1.display ऐसे फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो बताओ नंबर की वैल्यू क्या डिस्प्ले होगी, 10 होगी। तो कोई बड़ी बात थी क्या, कुछ नहीं, बस सिंपल सा टॉपिक था। 10 वैल्यू आपने भेजी और 10 डिस्प्ले हो गई। दैट्स इट गाइस सर। अब देखो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो बनाया था ना, दूसरे ऑब्जेक्ट ने भी किसको कॉल किया गाइस, सेम फंक्शन को कॉल किया है और पहले ऑब्जेक्ट ने भी सेम फंक्शन को कॉल किया है। मतलब कि ऐसे कितने फंक्शन वहां पे अवेलेबल है, सेम ही है ना। तो गाइस क्या होता है, जब कंप्यूटर ऐसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं तो कंप्यूटर इसे कॉमन सी जगह अलोकेटेड करता है। इसकी बहुत सारी कॉपी नहीं बनी है, फंक्शन की एक ही कॉपी बनती है, बस उसे यूज करने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम यहां पे है, फंक्शन की एक ही कॉपी है बट वैल्यू अगर मैं भेजता हूं, अगर ये 20 मैंने यहां से सेंड किया तो वो भी x में स्टोर हुआ और देन अगेन वो कहां पे स्टोर हुआ, a में स्टोर हुआ। तो अगर पहले ऑब्जेक्ट ने 10 वैल्यू सेंड की है, दूसरे ने 20 सेंड की है, तो अगर सेम ही मेमोरी अगर इनको मिलती है, वेरिएबल को जैसे फंक्शन को मिलते हैं, तो वैल्यू ओवरलैप नहीं हो जाएंगी क्या? तो इससे क्या फायदा नए नए ऑब्जेक्ट बनाने का अगर ओवरलैपिंग होती है तो। इसलिए यहां पे क्या होता है गाइस, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन फंक्शन रहते हैं। आप फंक्शन कितने बनाओ प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसकी एक ही कॉपी रहेंगी, बट जितने वेरिएबल्स हैं उनकी अलग अलग कॉपी बनती हैं। और अलग अलग कॉपी बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू रीड कर सकता है। तो देखो गाइस, डिटेल में क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे n1 डिक्लेयर किया था ना, तो एक मेमोरी लोकेशन बना है और जैसे मैंने इसे कॉल किया गेट डेटा को, तो ये 10 इसके अंदर स्टोर हो गया और इसको हम नाम देंगे n1.a। ये बैकग्राउंड में हुआ है, इसको आपको इसका डायरेक्ट हमको एक्सेस थोड़ी होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब n1 कॉल करता है इस फंक्शन को, तो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल है गाइस, सबके आगे n1 लग जाता है। तो n1.a में 10 स्टोर हुआ है। ओके, तो ये सेपरेट मेमोरी लोकेशन है। वैसे ही गाइस, जब हमने n2 ने कॉल किया तो n2 के लिए दूसरा लोकेशन बना है। तो देख सकते हैं आप, फंक्शन एक ही है, बट जो यहाँ पे जो वेरिएबल है उनके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेटेड होती है। और जैसे ही हम डिस्प्ले करते हैं, तो n1 जब डिस्प्ले करता है तो वो n2 को थोड़ी डिस्प्ले करेगा ना। n1 ने क्या रेट किया था 10, तो वो 10 डिस्प्ले करेगा और n2 खुद को ही डिस्प्ले करेगा। तो ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट है। तो देखो, बहुत सिंपल से पॉइंट है गाइस यहाँ पे कि क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कॉमन मेमोरी एलोकेटेड होती है, भले कितने भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, एक ही उनकी कॉपी रहती है। बट जितने आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनती है। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू स्टोर करता है। अगर आपको एग्जाम्पल समझा है तो इसी से आपको पॉइंट बनाने हैं और आपको 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, द मेमोरी स्पेस फॉर मेंबर फंक्शंस, देख सकते हैं ना, 2 मेंबर फंक्शंस है, इज अलोकेटेड व्हेन दे आर डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ द क्लास स्पेसिफिकेशन। जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तभी उनको मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड हो जाती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द क्लास यूजेस द सेम मेंबर फंक्शन। आप देख सकते हैं ना, n1 ने भी गेट डेटा को कॉल किया है, n2 ने ही गेट डेटा को कॉल किया है। सब ऑब्जेक्ट सेम फंक्शन को ही कॉल करते हैं, यूज करते हैं, इसलिए तो यहाँ पे उनको सेम मेमोरी लोकेशन होती है। अलग अलग बनाएंगे तो कितना कंप्यूटर की कितनी स्पेस वेस्ट जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे सबके लिए कॉमन मेमोरी अलोकेटेड होती है। अब उसके बाद देखो, सेपरेट मेमोरी लोकेशन फॉर द ऑब्जेक्ट आर अलोकेटेड व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड। बट जैसे ही आप अलग ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनके लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन बनती है। बट किसके लिए गाइस? ये वेरिएबल्स के लिए, डेटा मेंबर्स के लिए अलग लोकेशंस बनते हैं। और क्यों सेपरेट लोकेशंस होने चाहिए? सेपरेट मेमोरी लोकेशंस फॉर द ऑब्जेक्ट आर इसेंशियल बिकॉज द मेंबर वेरिएबल विल होल्ड डिफरेंट डेटा वैल्यूज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट अपने आप में अलग अलग वैल्यू रीड कर सकता है, इसलिए सेपरेट लोकेशन होना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपने बस इतने पॉइंट लिखे, एग्जाम्पल लिखा, तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, पर फिर भी एक डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है गाइस। देखो, मैंने यहाँ पे 2 ऐसे लोकेशंस बनाए हैं और इनको बोला है कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। तो कॉमन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट किसके लिए रहता है? यानी हमारे मेंबर फंक्शन 1 एंड मेंबर फंक्शन 2। मान लो ना एक क्लास है, उसमें 2 मेंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 मेंबर थे, गेट डेटा एंड डिस्प्ले। तो देखो, इनको ये अलोकेटेड हुई लोकेशंस हैं। आप बोलेंगे सर ये तो कुछ स्टोर नहीं कर रहे। देखो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोरेज इसको ही लगता है, वेरिएबल को ही नहीं। आप कुछ भी कोडिंग लिखते हैं, वो फंक्शन हो, अरे हो, क्लास हो, हर चीज के लिए कंप्यूटर में मेमोरी अलोकेटेड होती है। तो ये इन मेंबर फंक्शन को अलोकेटेड हुई मेमोरी है। ओके, जैसे 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 1 होगा तो 1। तो ये कब अलोकेटेड हो जाती हैं? जब हम क्या करते हैं, मेमोरी क्रिएटेड व्हेन फंक्शन डिफाइंड। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तभी उनके लिए मेमोरी अलोकेटेड हो जाती हैं, और ये सब के लिए कॉमन रहती है। आपने 1000 भी ऑब्जेक्ट बनाया ना गाइस, तो भी एक ही कॉपी यहाँ पे रहेंगी। बट ऑब्जेक्ट के लिए देखो कैसा होता है, मैंने 2 लोकेशन बनाए हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, फिलहाल यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, बट अगर 2 वेरिएबल होते तो 2 लोकेशन बनते, ए और बी होता, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए ए और बी अलग अलग लोकेशन यहाँ पे बनाते। तो ये हमारा मेंबर वेरिएबल 1 है और ये मेंबर वेरिएबल 2 है। अब ये वाला ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी रिजर्व हो गई, वो उसी को रिजर्व रहेंगी, दूसरे ऑब्जेक्ट को वो नहीं मिलेंगी। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए दूसरी मेमोरी एलोकेटेड होंगी। तो पर सेम वेरिएबल के लिए, जैसे कि यहाँ पे ए है ना, जैसे कि देखो n1 के लिए भी ए है, n2 के लिए भी ए है, लाइक दैट। तो ये असाइन कब होती है मेमोरी? जब आप ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं या कॉल करते हैं। तो ऐसी आपको डायग्राम बनानी है। तो जब आप ये डायग्राम बनाते हो ना गाइस, तो फिर तो आपका हाफ मार्क भी लूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये एग्जाम्पल भी दिया, डायग्राम भी बनाई और पॉइंट भी लिखा है। स्क्रीन पे जितना भी कुछ लिखा है वो अगर आप एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आज हमने जो 2 क्वेश्चन देखे हैं ना गाइस,
गाइज, ये इजी कैटेगरी वाले क्वेश्चन है और बस लिटिल बिट आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। पहले 4 या 5 क्लास में हमने वो ले लिया है, उसके बेस्ड ही थियरी हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी हमारे थ्योरी टॉपिक आने वाले हैं, हो सकता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होते जाएंगी, बट फिर भी अगर आप अच्छे से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आपको आगे के भी टॉपिक अच्छे से समझते हैं। ठीक है गाइज, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।